इटली के एकीकरण के 3 मसीहा माना जाता है। कौन कौन? मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। दसम जो था फ्रांस की गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया, कहा कि भाग रे भैया, बहुत मार मारा तना सब भाग। और चाहता था कि अब की बार में 3-4 गो डिफेंडर आइए जाए, इतना लोगों पे कर लगा दिया था ही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी विषयों को कार्टून के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे वाली सारी वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सारी वीडियो को मैंने कार्टून के माध्यम से बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं कार्टून के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप जो है एक महादेश है और इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आ जाते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, बहुत सारे देश आ जाते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे समझिएगा एक एग्जाम्पल से, कि जैसे मान लीजिए कि घर में आपका भाई भाई से लड़ाई हो रहा है। ठीक है, बाहर वाला तनी आके कोनो मार देना कोनो भईवा को, तो कहते हाथ तुहरी का कैसे मार दिया रे, मार तो मार ही हो जाएगा आज। ठीक है, तो यही होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फ्रांस में। तो आ गए आप लोग फ्रांस में। तो फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई थी। पहली क्रांति 1789 में हुई थी, दूसरी क्रांति जो थी 1830 में हुई थी और तीसरी क्रांति 1848 में हुई थी। 1789 की क्रांति किसके विरुद्ध में हुई थी? तो लुई सुल्हावा के विरुद्ध में हुई थी। दूसरी क्रांति किसके विरुद्ध में हुई थी? तो चार्ल्स दसम के विरुद्ध में हुई थी। और 1848 की क्रांति जो थी किसके विरुद्ध में हुई थी? लुई फिलिप्स के विरुद्ध में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो डेट याद रखिएगा 1789 में। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि 1789 की क्रांति क्यों हुई थी, कारण क्या था इसका, काहे हो गया ये क्रांति। आइए समझते हैं। 1789 की क्रांति के समय शासक था लुई सुल्हावा, जो कि एकदम निरंकुश शासक था। ये चोट्टा बहुत बदमाश था। इसके सामने अगर कोनो सिर नहीं झुकाता, चाहे बात नहीं मानता था, मार देता था। ये चाहता था कि अब की बार में 3-4 गो डिफेंडर आइए जाए, इतना लोगों पे कर लगा दिया था ये। अब हम लोग जानते हैं कि 1789 की क्रांति का परिणाम क्या निकला। भैया क्रांति होगा तो परिणाम तो निकलेगा, या तो राजा जीता होगा नहीं तो प्रजा जीती होगी। आइए समझते हैं। तो क्या हुआ कि लुई सुल्हावा को गद्दी से हटा दिया लोगों ने, कहा कि भगा भगा करा के, बहुत बदमाश भाई, बहुत कर लगा देता ही। ठीक है, और क्या हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन लोग जब खिसिया गए कि भाग चुट्टा ही बहुत बदमाश बा, यह भगावे करा के, तो लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। और 1793 ईस्वी में लुई सुल्हावा को फांसी पे चढ़ा दिया लोगों ने। ठीक है, जैसे ही लुई सुल्हावा की मृत्यु होती है उसके बाद शासन शुरू होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पे 1804 से लेकर के 1815 तक बैठा रहा। इसने ये 1804 में फ्रांस का शासक बन गया और जैसे ही शासक बना इसने अपना नियम लागू कर दिया। कौन सा नियम भैया? तो नेपोलियन संहिता जारी कर दिया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और 1815 के वाटरलू के युद्ध में ये हार जाता है और इस वाटरलू के युद्ध के सदमे में 1821 में ये बेचारा मर जाता है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर नेपोलियन को हरा दिया गया तो उसके बाद शासन शुरू हुआ मेटरनिख का। मेटरनिख फ्रांस की गद्दी पे 1815 से लेकर के 1848 तक बैठा रहा। ठीक है, जैसे ही ये नेपोलियन हारा उसी समय 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया बोला मैंने, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया और उसी का नाम रख दिया गया वियना सम्मेलन। पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कर रहा था। मेटरनिख जो था ये भी प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी ये देश में सुधार नहीं चाहता था। ठीक है, और इसने वियना सम्मेलन के बाद जो था ये बुर्बो राजवंश का स्थापना कर दिया था। बुर्बो राजवंश वही राजवंश है जिसमें ये लुई सोल्हावा शासक था, ये उसी राजवंश का था। ये चाहता था कि उसी राजवंश के लोग फिर से शासक करें।
इन्हीं सब कारणों के चलते फिर से फ्रांस में यानी 1830 में दोबारा फ्रांस में क्रांति होती है। और मैंने बताया था कि 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था। देखिए भैया, क्रांति होगा तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। जैसे समझिए, मान लीजिए दो दोस्तों में लड़ाई हो रहा है, या तो आप उस दूसरे दोस्त को बढ़िया से थूर दीजिएगा, और ना तो वो आपको थूर देगा, आप भाग जाइएगा। तो हुआ क्या कि चार्ल्स दसम जो था फ्रांस की गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। कहा कि भाग रे भैया, बहुत मार मारा था ना, सब भाग। और 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। 1830 की क्रांति के बाद शासक कौन बना फ्रांस में? तो आर्य वंश आए, जिसका शासक था लुई फिलिप्स। अब यहाँ से लुई फिलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो इसका एक प्रमुख कारण था लुई फिलिप्स। समझते हैं कैसे? लुई फिलिप्स जो था ये राजा बना। जैसे ही राजा ये बना, ये राजा तो एकदम अच्छा व्यक्ति था भैया, ठीक है, ये सबको लेकर के चलता था। लेकिन इसने एक गलती क्या किया कि इसने प्रधानमंत्री बना दिया ग्रीजो को, जो कि ये क्या करते हैं, निरंकुश शासक था ये भी। तो समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक चोर व्यक्ति है, उसके साथ में एक अच्छा व्यक्ति रहता है, तो चोर के साथ रहिएगा तो चोरे कहाइएगा। उसी के चक्कर में लुई फिलिप्स को पिटा गया। कैसे? देखिए, लुई फिलिप्स की कमजोर नीति थी, ठीक है, इसने शासक बना दिया था ग्रीजो को, जिसके चलते देश में बेरोजगारी, भूखमरी आ गई, जिससे लोग बहुत ज्यादा तबाह हो गए और क्रांति कर दिया इसके विरुद्ध में। क्रांति किए तो ये छोड़ के भाग गया भैया गद्दी। ये भी इंग्लैंड की कहाँ भाग गया था, ठीक है। और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या निकला? तो कारण ये निकला कि लोगों ने पुरानी राज व्यवस्था का अंत कर दिया और द्वितीय ये गणराज्य की स्थापना कर दी। और इस बार शासक बना लुई नेपोलियन III। तो क्या आप लोग तैयार हैं इटली में चलने के लिए? तो चलिए अब हम लोग इटली में चल के इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग समझते हैं कि इटली का एकीकरण काहे नहीं हो रहा था, क्या कारण था कि इटली एक नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहला कारण था कि इटली छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, जिसकी वजह से इटली के एकीकरण करने में मुसीबतें आ रही थी। दूसरा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे राष्ट्रों का इटली में हस्तक्षेप हो रहा था, ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि इटली एक हो। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये था कि पोप का इच्छा। पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हमें करे और कोई नहीं करे, और कोई करने आता था तो उसमें बाधा उत्पन्न कर देता था, ठीक है। कुछ समय के बाद इटली का एकीकरण आखिर में हो ही गया। किसने किया? तो इटली के एकीकरण के 3 मसीहा माना जाता है। कौन कौन? मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1871 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है इन तीनों मसीहों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेजनी जो था एक साहित्यकार था, एक गणतांत्रिक विचारों का व्यक्ति था और ये एक योग्य सेनापति भी था। मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी गुप्त दल से था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी गुप्त दल से था। और मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की और कुछ सालों के बाद 1834 में इसने यंग यूरोप की स्थापना की। मेजनी ने पूरा प्रयास किया इटली का एकीकरण करने के लिए, लेकिन जो मेटरनिक था वो इस पे दबाव बना दिया, जिसके कारण से ये इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे मसीहे को पढ़ते हैं, यानी काउंट काबूर पे आते हैं। तो काउंट काबूर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर्डेनिया और पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति था, यानी काफ़ी ज़्यादा ये तेज था और मतलब ये राजनीति के बारे में अच्छा ज्ञान रखता था। तो इसने कहीं ना कहीं हद तक इटली का एकीकरण तो कर दिया। उसके बाद आता है गैरीबाल्डी, जो कि तीसरा मसीहा माना जाता है। गैरीबाल्डी जो था एक पेशे से नाविक था और ये मेजनी के बातों का समर्थन करता था, लेकिन जब से इसका संपर्क ये काउंट काबूर से हुआ था, तब से ये क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र का पक्षपात बन गया था। तो गैरीबाल्डी ने इटली के कई राज्यों को जीत करके काउंट काबूर को दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में ही हो गई। तो विक्टर इमैनुअल के शासनकाल में ही इटली का एकीकरण हो पाया। तो 1870 या फिर 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके बाद 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे माना जाता है, तो मेजनी, ये काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को माना जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इटली का एकीकरण तो पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं।
आखिर जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था, काहे नहीं जर्मनी एक हो पा रहा था? तो सबसे पहला कारण था जर्मनी का 300 छोटे बड़े राज्यों में बट जाना। ठीक है, 300 छोटे बड़े राज्यों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा आता है कि उत्तरी उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट धर्म के लोग और दक्षिणी धर्म में जो था कैथोलिक धर्म के लोग, इन दोनों में विवाद चलता था, जैसे भारत और पाकिस्तान में चलता है। ठीक है, उसी तरह से इनमें भी चल रहा था, जिसकी वजह से एकीकरण में मुश्किल आ रही थी। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इटली का एकीकरण हुआ तो इसमें सहायक तत्व कौन कौन से थे, ऐसे कौन कौन से तत्व हुए जिसने एकीकरण करने में जर्मनी का मदद किया। तो सबसे पहला 1806 में नेपोलियन ने जो जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था, उसके द्वारा ही क्या किया गया, जर्मनी के एकीकरण करने में सहायता मिली। और दूसरा 1834 में व्यापारियों के द्वारा ये जलबेरिन नामक संघ का निर्माण किया गया, इसके द्वारा भी क्या किया गया, जर्मनी के एकीकरण में सहायता मिली। देखिए भैया, कतनो सहायक कोनो वर्ग हो जाए, जब तक उसमें एगो व्यक्ति नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तभी एक व्यक्ति आता है, जर्मनी की एकीकरण करने में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था ये फ्रांस के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जो था हीगेल के विचारों से ये प्रभावित था। बिस्मार्क ने लौह और नीति का उल्लंघन किया था, यानी इसका कहना ये था कि हमारी स्वाधीनता स्वीकार करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार माना जाता है, यानी इंजीनियर माना जाता है। देखिए, इटली का एकीकरण करने में 2 युद्ध हुआ। पहला 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, और इसमें फ्रांस ने भी मदद किया था। जैसे ही ये बात प्रसा वाले को पता चली, वो तुरंत लड़ना चालू कर दिए फ्रांस के साथ। तो 1870 में फ्रांस के साथ भी युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको सेडोन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इस युद्ध के बाद फिर से फ्रांस और प्रसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इसके बाद इटली का एकीकरण सफल हो गया, जर्मनी का एकीकरण सफल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर, तो आपका पूरा चैप्टर तो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर छोटे छोटे राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से यूनान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो था यूरोपीय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो आगे समझ लेते हैं यूनान के बारे में। यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है यूनान को कहा जाता है। यूनान पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसका कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये था यूनान के बारे में। अब हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि यूनान आज़ाद कब हुआ था। ठीक है, 1832 में यूनान जो था आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हंगरी के बारे में समझ लेते हैं। वो भूखा वाला हंगरी नहीं, हंगरी एक यूरोप में ही राज्य है, छोटा सा। यूरोप पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और हंगरी की राजधानी जो था बूडापेस्ट को माना जाता है, बूडापेस्ट को माना जाता है। और हंगरी में आंदोलन भी हुआ था, जिसके फलस्वरूप 1848 में हंगरी पर से ऑस्ट्रिया का कब्जा जो था समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग जो है पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पोलैंड पर रूस ने कब्जा कर लिया था, और 1830 में पोलैंड में विद्रोह हो जाता है, लेकिन रूस ने उस विद्रोह को दबा दिया। और 1918 के विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में ये पोलैंड आज़ाद हो गया। लास्ट बचता है आपका बोहेमिया। बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, बस इतना ही याद रखिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अपना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।